नो मैटर आपके कॉन्सेप्ट कितने मजबूत है, आपको कितनी नॉलेज है, आपने कितने सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे हैं, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आती, आंसर अपना प्रेजेंट करना नहीं आता है बोर्ड के एग्जामिनर के सामने, तो जो आपका 90% लाने का सपना है वो तो छोड़ दीजिए। आपके 60-70 मार्क्स भी आ जाएं वो बहुत बड़ी बात होती है। आज की वीडियो में ये पूरी आंसर राइटिंग की मास्टर क्लास होने वाली है, जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश के अंदर एक अच्छे आंसर को कैसे प्रेजेंट करना होता है और एक बुरा आंसर और एक अच्छे आंसर में क्या फर्क होता है, आपको प्रैक्टिकली ये चीजें समझा रहे होंगे। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं साइंस। ओके, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले साइंस आंसर राइटिंग के बारे में। हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपके सामने ये एक क्वेश्चन मैं रख दिया है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके सबसे पहले नॉर्मल आंसर की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वॉट एंड 100 वोल्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस, डिफाइन एक्सक्रीशन एंड ड्रॉ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स विद लेवलिंग, व्हाट इज ब्राइन, व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज एडेड टू वाटर। ये 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट हैं। आपको इसके लिए 5 नंबर मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जरा बात करते हैं। एक नॉर्मल बच्चे ने आंसर लिखा है, तो अगर मैं एज अ एग्जामिनर इसको चेक कर रहा हूं तो मैं कहां पे क्या क्या नंबर काट रहा हूंगा। तो भी चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल आंसर है आपका, एक नॉर्मल बच्चे ने आंसर लिख रखा है। सबसे पहले उसने जो होता है ये देखा कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज 200 वोल्ट एंड 100 वॉट, तो उसने भाई डायरेक्ट लिख दिया पावर है इसकी 100 वॉट, वोल्ट है इसका 200 वोल्ट। बहुत अच्छे, बहुत सही। फिर उसने डायरेक्टली जो होता है पावर का फॉर्मूला लगा दिया भाई V²/R, R इज इक्वल टू V²/P, और उसने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन था 3 पार्ट में है, तो मैं इसको जो होता है यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे ये इसकी वजह से यहाँ पे इसके नंबर में आधे नंबर काट रहा हूँगा। 1/2 मार्क्स मैं इसके यहाँ पे काट दूंगा इस वजह से, क्योंकि इसने ये यहाँ पे ये नहीं लिख रखा है कि भाई ये आंसर है आपका, ये हाईलाइटेड होना चाहिए था। और जो दूसरी बात है, अगर एक एग्जामिनर हूं मैं तो मैं यहाँ पे इसलिए मार्क्स काट रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे गिवन और यहाँ पे क्या फॉर्मूला उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं लिख रखे हैं। चलिए, तो यहाँ पे तो ये बात हो गई, यहाँ पे 1.5 नंबर कट गए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सक्रीशन एंड ड्रॉ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स विद लेवलिंग। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सो आंसर किस तरीके से लिखा गया है, आंसर ऐसे लिखा गया है कि एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ठीक है भाई, तो इसने डिफाइन एक्सक्रीशन को अच्छी तरीके से डिफाइन करा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बना रखा है, बढ़िया बात है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे चेक कर रहा हूं तो यहाँ पे ये जो चीज है ये मेरे को इनडिफाइन लग रही है, क्योंकि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये जो डायग्राम है ये किसको बता रहा है, ये बच्चे ने नहीं बताया है। तो अगर यहाँ पे भी मेरे को ये 3.5 नंबर करके देने होंगे तो मैं यहाँ पे भी इसके आधे नंबर काट लूंगा, यानी ओवरऑल 5 में से इसको अब 4 नंबर मिलेंगे। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ब्राइन, व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज एडेड टू वाटर। ओके, सो ब्राइन के बारे में लिख रखा है बच्चे ने कि ब्राइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड व्हेन इट इज added to water, sodium chloride is formed NaCl plus में 2H2O is equal to 2NaOH plus में H2 plus में Cl2। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मेरे को यहाँ पे मैं एज अ एग्जामिनर के तौर पे इसको चेक कर रहा हूँ और मैंने जैसे एग्जामिनर से ये पूछ रखा है, तो यहाँ पे अगर मैं 5 में से नंबर देने पे आऊँ तो 5 में से इसको भाई 3 या 3.5 मार्क्स इसको मैं दे दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई एक तो पहली बात, ये डायग्राम का मेरे को नहीं समझ में आया कि ये डायग्राम जो होता है साइड में क्यों बना रखा है। सबसे पहले आपको ये एक्सक्रीशन को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं करा है, डायग्राम को साइड में बना रखा है, तो उसके अंदर नंबर कटते हैं। ब्राइन के अंदर ये जो रिएक्शन लिख रखी है बच्चे ने, ये पूरी तरीके से इनकरेक्ट नहीं होगी। बहुत सारी चीजें इसमें सही भी है, बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, लेकिन भाई ये केमिकल इक्वेशन प्रॉपरली हाईलाइटेड नहीं है, इसमें मार्किंग नहीं कर रखी है कि भैया कौन सा क्या चीज बन रही है। चलिए अब एक बात करते हैं, एक अच्छे बच्चे ने, अगर एक अच्छा बच्चा है जो टॉपर है, जो मतलब अच्छा आंसर लिखना जानता है, वो अगर आंसर लिखेगा तो कैसे लिख रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, 3 पार्ट हैं, 5 नंबर हैं। ओके, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वॉट, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, इसने कैसे लिख रखा है। ओके, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। सबसे पहली जगह, सबसे पहली टिप्स याद रख लीजिए कि भाई आपको आंसर कैसे लिखना होता है। आंसर आपको ऐसे लिखना होता है जैसे ऊपर वाले बच्चे ने क्या करा था, डायरेक्ट लिख दिया था आंसर नंबर 1। अरे भैया आंसर नंबर 1 आप किस सेक्शन के कौन से क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 लिख रहे हो। आपको वहां पे इस तरीके से क्वेश्चन तो लिखने नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर ही लिखने हैं। तो आंसर आप कैसे लिख रहे होगे, आपको आंसर लिखने में सबसे पहले सेक्शन डालना है कि भैया सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आंसर लिख रहा हूं। अगर उसके 2 पार्ट हो रहे हैं तो यहां पे आप सेक्शन डालो या ना डालो डजंट मैटर, लेकिन आपको पार्ट के पहले उस पे सेक्शन जरूर डालना है। जैसे यहां पे बच्चे ने मेंशन कर रखा है कि भैया मैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको दे रहा हूं। बहुत बढ़िया बात है, मेरे को उसमें कोई भी टेंशन नहीं होगी कि भाई कौन सा क्वेश्चन है, मेरे को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो नो मैटर कि आप कौन से सेक्शन
क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हो, आप ABCD में से कोई सा भी सेक्शन पहले अटेम्प्ट करो, उससे मैटर नहीं पड़ता है, एग्जामिनर को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको यहाँ की जगह यहाँ पे भी लिख सकते हो कि भैया मैं यहाँ पे नहीं बल्कि मैं इन दी बीच लिख दूं कि भैया सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इस तरीके से, और इसको हाईलाइट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात मेरे को लगती है इस आंसर के अंदर। अब भैया चेक करने पे आते हैं, गिवन दे रखा है, वेरी नाइस। की गिवन क्या है भाई, पावर आपकी 100 वॉट दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट दे रखा है। ओके, अब देखिए जरा ध्यान से, बाय यूजिंग फॉर्मूला R = V²/P, बच्चे ने फॉर्मूले को हाईलाइट कर रखा है, अलग से हाईलाइट कर रखा है। अब ये आपको दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है, आप जितनी भी कैलकुलेशंस कर रहे हो, जितनी भी आप रिएक्शंस लिख रहे हो, वो हमेशा पेज के बीच में होनी चाहिए, ना इधर साइड में होनी चाहिए, ना इधर साइड में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन आपको क्लियरली विजिबल होती है एग्जामिनर के लिए कि आपने कर क्या रखा है। यहाँ पे ये देखिए क्लियरली विजिबल है, और बोर्ड की कॉपी का भी यही रहता है, आपको लैंडस्केप में कॉपी मिलेगी। आप जो अपने स्कूल में कॉपी इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो आपकी पोर्ट्रेट वाली वो नहीं चलेंगी, यही सेम स्टाइल में आपको कॉपी मिलेगी। वेरी नाइस। चलिए, इसने यहाँ पे फॉर्मूले को हाईलाइट कर रखा है, फिर उसमें इसने वैल्यू पुट करी है, और सो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, यहाँ पे इसने जो होता है पूरी सॉल्यूशन करके रेजिस्टेंस निकाल रखा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ पे इसको ये करना चाहिए था कि यहाँ पे ये जो रफ पेज है, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिख रखा है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बना लेनी है। इमेजिनरी लाइन है ये, इसको आप जो होता है आखिर में जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसको मिटा देना है। बहुत हल्की सी लाइन बनानी है आपको, डजंट मैटर कि आप बहुत बड़ी लाइन बना रहे हो, बहुत हल्की सी पेंसिल से बस एक लाइन खींच लेना। इस लाइन के इधर आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पे RUUGH लिख दें, रफ वर्क लिख दें, यहाँ पे आप सारी सॉल्यूशंस कर रहे हो, जैसे यहाँ पे इसने क्लियर रखा है। अब अगर यहाँ पे देखता मैं, तो यहाँ पे अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर बच्चा कर रहा है तो इसने यहाँ पे जो होता है सारी काटापीटी कर रखी है कि भैया कैसे आया 400 ओम आंसर कैसे आया, यहाँ पे इसने सारी काटापीटी कर रखी है। आपको काटापीटी यहाँ पे नहीं करनी है, मिडिल ऑफ दी पेज में आपको नहीं करनी है, आपको रफ वर्क में काटापीटी करनी है, उसी के सामने। तो एग्जामिनर ये देख पाता है कि भैया आपने यहाँ पे जो होता है पूरा सॉल्यूशन निकाल रखा है, यहाँ पे नहीं आपने जो होता है क्लियरली रखा है उसको। तो सबसे पहली बात यहाँ पे उसको ये पूरे नंबर मिल जाएंगे इस आंसर के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं भैया, एक्सक्रीशन को डिफाइन करना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को ह्यूमन बींग्स में बनाना है लेबलिंग के साथ में। तो अब इसने क्या कर रखा है, वेरी नाइस। चलिए भाई, आंसर नंबर 2 लिखा है भाई, एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट। वेरी नाइस। कौन से वेस्ट को रिमूव करता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को इसने ये मार्क कर रखा है कि भैया नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करता है। एग्जांपल भी दे रखा है ऊपर वाले आंसर में। देखिए नंबर किस बात पे कट गए थे कि भाई एक तो जो होता है क्या लिख रखा है भाई, हार्मफुल वेस्ट, कौन से हार्मफुल वेस्ट रिमूव होते हैं, और एग्जांपल भी नहीं दे रखा है, इसलिए यहां पे नंबर कट जाते हैं। अब यहां पे इसने जो होता है एग्जांपल भी दे रखा है कि भाई एग्जांपल है इसका यूरिया। अब उसके बाद में डायग्राम बनाने से पहले आपको डायग्राम के लिए एक स्टेटमेंट तो जरूर लिखना होगा कि द फ्लो ऑफ एक्सक्रीटरी पाथवे वाज गिवन बाय द डायग्राम। डायग्राम को भी आपने हाईलाइट करा, नाइट्रोजीनियस, और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको आप अगर हाईलाइट कर लें तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। चलिए अब देखते हैं, डायग्राम बनाया है, वेरी नाइस। डायग्राम मिडिल ऑफ द पेज में है, क्लियरली विजिबल हो रहा है। यहां पे आपको एक इमेजिनरी लाइन बनाते रहना, इतनी चौड़ी नहीं, अगर आप बनाना चाहो तो इतनी भी बना सकते हो, मतलब इस इमेजिनरी लाइन को आप इधर भी थोड़ा बहुत मूव कर सकते हो, पतली सी लाइन हो जहां पे एग्जामिनर मार्क्स दे सके। जैसे अगर मैं इसको चेक कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे इसको 2 नंबर टपका दूंगा कि हाँ भैया यहाँ पे इसको 2 नंबर मिल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि भाई व्हाट इज ब्राइन, व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज एडेड टू वाटर। नंबर 2 वाले में भी इसको पूरे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि बढ़िया तरीके से बच्चे ने डिफाइन कर रखा है। ब्राइन की अगर मैं बात करूं, ब्राइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। वेरी वेल डन। चलिए देखते हैं, यहां पे इसने नहीं लिखा था कि भैया सोडियम क्लोराइड है तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NaCl होगा, तो यहां पे नहीं मेंशन था, ठीक है, इसलिए यहां पे नंबर कट रहे थे। अब देखते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl व्हेन ब्राइन इज एडेड टू वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेरी नाइस। देखिए जनाब यहां पे जो होता है व्हेन इट इज एडेड टू वाटर सोडियम क्लोराइड, देखिए गलती हो गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए था, और साथ साथ में NaOH का फॉर्मूला भी यहां पे मिला होना चाहिए था कि भाई यहाँ पे NaOH ऐसे करके आप ब्रैकेट में जैसे नीचे वाले बच्चे ने लिख रखा है कि NaOH इज फॉर्म्ड। दिस इज द रियल वे कि आप जो होता है जब भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हो तो अगर आप कोई भी नाम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके पड़ोस में आपको उसका फॉर्मूला जरूर लिखना है। आपका डजंट मैटर कि आप आंसर में लिख रहे हैं या आप रिएक्शन में लिख रहे हैं। अब देखते हैं रिएक्शन कैसे लिखी है। रिएक्शन लिखी है 2NaCl प्लस में H2O। ओके वेरी नाइस। इसको लेबल कर रखा है कि इसको ही हम ब्राइन कहते हैं। जब हमने इसे वाटर में ऐड करा तो क्या बन रहा है, NaOH। जो मेजर
मेजर कंपाउंड्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके नाम लिखना चाहिए। अब जैसे हाइड्रोजन और Cl2 है, आप इसके नाम ना भी लिखें तब भी कोई टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पे भी इसको ये पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अब आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन था तो पूरे 5 में से 5 नंबर इसको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छी थी। ऊपर वाले को क्यों नहीं मिल रहे थे? ऊपर वाले ने भाई क्या ये क्या होता है, ये क्या गिवन गिवन अवन कहाँ है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो, आंसर कहाँ पे आ रहा है। नीचे वाले बच्चे ने ये आंसर भी आपका प्रॉपर्ली मार्क कर रखा है कि भाई ये आंसर है आपका, इसको प्रॉपर्ली मार्क कर रखा है। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि साइंस के अंदर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल रहे हो। 2-3 टिप फटाफट बता देता हूं। टिप नंबर 1 है आपकी कि आपको सेक्शन के साथ में आंसर लिखना है कि भाई सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। टिप नंबर 2 है आपकी, आपको सारे के सारे फॉर्मूला, सारे के सारे केमिकल रिएक्शन, सारे डायग्राम्स आपको मिडिल ऑफ द पेज में बनाने हैं। साइड में अगर आप बनाओगे तो हो सकता है वो क्लियरली विजिबल ना हो, एग्जामिनर के लिए हॉच पॉच सी लगे कॉपी के अंदर। हाँ, टिप नंबर 3 की बात करते हैं। आप एक हमेशा एक ऐसी इमेजिनरी लाइन छोड़ रहे होगे। आप इमेजिनरी लाइन क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे आपके मार्क्स टपका सकता है कि भैया 2-2-2 करके मार्क्स वो टपका दे, उसका कोई टेंशन नहीं होती है। जैसे 2 नंबर इसके, 2 नंबर उसके, 1 नंबर इसका, ठीक है। तो इस तरीके से वो एग्जामिनर यहाँ पे नंबर दे सकता है, वो उसको तेजी से काउंट होने का भी आसानी हो जाएगी, जिससे आपके नंबर अच्छे आ रहे होंगे। अब बात करते हैं साइंस की। तो बात हो गई साइंस में, हमें ये पता चल गया कि भाई किस तरीके से हमें आंसर एक अच्छा लिखना है। बात करते हैं जरा एसएसटी की और साथ साथ में इंग्लिश की भी, क्योंकि जो मेथड हम एसएसटी में फॉलो कर रहे होते हैं वही सेम मेथड हम लोग इंग्लिश में फॉलो करते हैं आंसर राइटिंग के लिए। तो चलिए एसएसटी की बात करते हैं। एसएसटी आंसर राइटिंग की बात करते हैं जनाब। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, चलिए जरा इसकी बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट मे नॉट कवर ऑल डिस्पैरिटीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। 3 नंबर का आंसर है, ठीक है, ओके। चलिए सबसे पहले नॉर्मल आंसर की बात करते हैं। ओके, सो नॉर्मल बच्चे ने क्या आंसर लिख रखा है? अगर जो बच्चा अच्छा आंसर लिखना नहीं जानता है, ये उस बच्चे का आंसर है, ठीक है। एवरेज इनकम हाइट डिस्पैरिटीज इफ केस देयर इज नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लाइक द एवरेज इनकम डू नॉट इंडिकेट राइजिंग स्टैंडर्ड लिविंग एज डेवलपमेंट, एवरेज इनकम डू नॉट टेल अबाउट द HDI। देखो भाई, नॉलेज बहुत है, समझ में आ रहा होगा कि भाई नॉलेज बहुत है, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लिख रखा है, इंडिकेट लिख रखा है, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज अ डेवलपमेंट, HDI के बारे में बच्चे ने डिस्कस कर रखा है। नॉलेज बहुत है, लेकिन भाई एक्सप्लेन अच्छी तरीके से नहीं करा है कि भाई क्या बात करना चाह रहे हो, अरे कहना क्या चाह रहे हो। तो अगर 3 नंबर का है, एग्जामिनर यहाँ पे क्या करेगा? अरे भाई चलो ठीक है, 2 नंबर टपकाया और आगे बढ़ा, चलो आंसर पूरा सही है, 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि भाई अच्छी तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर रखा है। अब बात करते हैं जरा आपको इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में भी आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको आंसर आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। अब बात करते हैं टॉपर के आंसर की। टॉपर कैसे आंसर लिखते हैं? अब एक ये अच्छे बच्चे का आंसर की हम बात करते हैं। इसी क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन का अगर एक अच्छा बच्चा आंसर लिख रहा है तो वो किस तरीके से लिख रहा होगा? एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट मे नॉट कवर ऑल डिस्पैरिटीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। 3 नंबर का क्वेश्चन है। बच्चे ने सबसे पहले क्या कर रखा है? एवरेज इनकम को ही डिफाइन कर रखा है कि भाई एवरेज इनकम क्या होती है, ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। इट इज यूज्ड टू कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। वाह 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 वाह, क्या बात है। सो एवरेज इनकम का सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है, आपको बताया कि भाई एवरेज इनकम क्या होती है। मतलब एक तरीके से ये इंट्रोडक्शन बिठा दिया है क्वेश्चन का, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। अब ये देखने के लिए कि भाई ये डिस्पैरिटीज को कैसे रखता है, उसको उसने एक पॉइंट से लिख रखा है, इट कैन हाइड डिस्पैरिटीज वी कैन प्रूव बाय द फॉलोइंग। क्यों, कैसे कर रहा है ये हम प्रूव कर सकते हैं इन 2 पॉइंट्स के जरिए। सबसे पहला, एवरेज इनकम डू नॉट इंडिकेट राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइक लाइफस्टाइल। एग्जांपल्स मौजूद है, यहाँ पे कोई एग्जांपल्स की कमी है, एग्जांपल्स नहीं है मौजूद, ठीक है। लाइफस्टाइल, फ्रीडम, इक्वालिटी। एवरेज इनकम डू नॉट टेल अबाउट द HDI। HDI लिख के खाली छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे इसने उसकी फुल फॉर्म भी लिखी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, दोनों के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते थे। एग्जांपल, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एंड कॉमा एजुकेशन, ये अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो ये देखिए जनाब, यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल्स की कमी है, या बहुत एग्जांपल्स नहीं इस्तेमाल हुए हैं। सूरा भाई पूरा आंसर का फ्लो ही बिगाड़ दिया है कि डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई हमें क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है। बल्कि यहाँ पे पहले आंसर का इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ये आपकी मेन बॉडी हो गई, ये आपका कंक्लूजन हो गया। सो वी कैन से दैट ऑन सम बेसिस एवरेज इनकम कैन हाइड डिस्पैरिटीज बट ओवरऑल गुड फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। ओवरऑल गुड है भाई कंपेयरिंग कंट्रीज के लिए, मतलब कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। सो ये इसने एक
पॉजिटिव कंक्लूजन भी लिखा है। मतलब देखो भाई, देखो यहाँ पे क्या था कि कंपैरिजन के बारे में बात कर रखी थी कि भाई हाइड करता है डिस्पैरिटीज को, तो एक आंसर नेगेटिव वे में जा सकता था, लेकिन बच्चों ने क्या करा है, आखिर में एक कंक्लूजन पॉइंट लिख दिया है कि भैया गुड है, ओवरऑल सही है, ठीक है भाई, लेकिन हाँ हाइड करता है डिस्पैरिटीज को, बुराई भी करी है लेकिन साथ साथ में अच्छाई भी कर दी है कि भैया ओवरऑल तो सही है, ठीक है। आपको ये एक अच्छा आंसर बताता है कि भाई ओवरऑल सही है, तो 3 में से, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 में से भाई 3 ही मार्क्स इसको मिल रहे होते। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता तो भाई इसमें 1-2 पॉइंट और इंक्लूड कर दिए जाते कि भाई एवरेज इनकम जो होता है आपकी कंट्रीज के लिविंग स्टैंडर्ड्स को अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाता है, कंट्रीज ओवरऑल कैसे डेवलप कर रही है, उसके लोग कैसे ओवरऑल डेवलप कर रहे हैं वो नहीं दिखा पाता है। तो भाई यहाँ पे 1 क्या 2 क्या 3 क्या 5-6 पॉइंट आराम से ऐड किए जा सकते थे। सेम आपको इंग्लिश में भी करना है। इंग्लिश में आपका भले को इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन है आपका, बॉडी अच्छी है, लेकिन इंग्लिश में कंक्लूजन का कोई जरूरत नहीं होती है। इंग्लिश में आप सेम कंक्लूजन को नहीं लिखोगे, कोई टेंशन नहीं, आप बॉडी लेके हट जाओ, आप नेक्स्ट आंसर पे बढ़ जाओ। अब टिप्स की तरह बात करते हैं। सबसे पहली टिप है कि भैया एग्जांपल्स का बहुत ही जरूरी इस्तेमाल करिए। एसएसटी के अंदर एग्जांपल्स आपके बहुत जरूरी होते हैं। एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखिए। अगर किसी टर्म का इस्तेमाल हो रखा है तो उस टर्म की आपको पूरी फुल फॉर्म भी लिखनी है कि भैया एवरेज इनकम होती क्या है। आपको एग्जामिनर को बताना है कि भाई एवरेज इनकम क्या है, ठीक है। तो एवरेज इनकम के बारे में आपने लिख दिया, फिर उसके बाद में आप उसके रिलेटेड 2-3 पॉइंट ऐसे लिखिए जो एग्जामिनर उसका पूरा बेस बना दे। जैसे यहाँ पे इसने लिखा था कि डिस्पैरिटीज को क्यों नहीं कवर करता है, इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये 2-3 पॉइंट है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से। तो एग्जामिनर को एक ओवरऑल पॉजिटिव अप्रोच दीजिए जब आप कंक्लूजन लिख रहे हो। मतलब अगर क्वेश्चन नेगेटिव वे में भी जा रहा है, क्वेश्चन अगर नेगेटिव भी है, तब भी आप एग्जामिनर को एक पॉजिटिव अप्रोच दे रहे होंगे कि भाई क्या है, ओवरऑल सही है, लेकिन हाँ इसमें ये कमियां तो हैं, कमियां हैं इसमें, ये बुराइयां हैं, लेकिन ओवरऑल बढ़िया बात है, ठीक है। एक पॉजिटिव कंक्लूजन दे रहे होंगे। सो ये ओवरऑल ये आपकी आंसर की टिप्स होती हैं। आंसर राइटिंग का सही तरीका ये होता है। हमने यहाँ पे कोई बात नहीं करी है, हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली चीजें नहीं समझाई, हमने यहाँ पे आपको आंसर लिख के दिखाया है। मैंने सीबीएसई के एग्जामिनर से बात कर रखी है, तो वो ये चीजें देख रहे होते हैं कि भाई एक अच्छा आंसर कैसे बनता है। अच्छा आंसर एसएसटी का हो या साइंस का हो, अच्छे आंसर और एक खराब आंसर में क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पे आपको ये चीज समझ में भी आ गई होगी इस पीडीएफ के जरिए, इस आंसर राइटिंग के जरिए कि भाई एक प्रैक्टिकली आपको एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है। अगर आप ये चीजें कर रहे होंगे, ये इमेजिनरी लाइन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, एग्जाम्पल बीच में लिख रहे होंगे, ये सारी चीजें आप कर रहे होंगे, तो भाई श्योरली अगर आपको बहुत सारी चीजें नहीं भी आती हैं, तब भी अगर आपके नंबरों में आपको अच्छा खासा 10-20-30% का अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा होगा। सो ओवरऑल उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने ये पूरी आंसर राइटिंग एक प्रैक्टिकल क्लास ले ली है आपकी कि आपको आंसर अच्छे कैसे लिखने हैं। इंग्लिश, साइंस, एसएसटी की हमने यहाँ पे बात कर दी है। मैथमेटिक्स में सेम ही तरीका रहता है भैया, जितने सॉल्यूशन से बीच में लिख लो वो बाकी चीजें अलग हो जाती हैं। तो चलिए भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। एम करते हैं भाई 1000 लाइक्स का, देखते कितनी जल्दी आप लोग पहुंचा देंगे। और जो भी लोग नए आ रहे हैं चैनल के ऊपर, चैनल पे आपके लिए पूरा कोर्स अवेलेबल है इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, हिंदी के लिए, सिर्फ मैथमेटिक्स को छोड़ के, वहां पे भी आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही फोड़ते रहिए।